हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। होप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत टाइम बाद आप लोगों से फेस टू फेस मिल रही हूँ। मैं ऐसे लाइव मिल रही हूँ। एक्चुअली ना बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। 2 महीने से सब कुछ डिस्टर्ब चल रहा था मेरा यूट्यूब इंस्टाग्राम का। रीज़न है उसका, फैमिली में बहुत सारे इश्यूज़ थे, परिवार में बहुत सारे अप्स एंड डाउन चल रहे थे, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक थे मेरे पास इस पूरे महीने में, लेकिन पता है प्रॉब्लम ये थी कि उनको शूट करने वाला कोई नहीं था मेरे पास। तो सोचा आज थोड़ा आप लोगों के साथ बैठ के और डायरेक्ट डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि क्या रीज़न रहे हैं जिस वजह से मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई। एंड मैं आप लोगों को मतलब इतना वेट कराया, क्योंकि मेरे पास भर भर के इंस्टाग्राम में डीएम है। मुझे नहीं पता था कि आप लोग मुझे इतना पसंद करते हैं कि आप लोगों को वेट है कि मैं कब से व्लॉगिंग करूँगी। कई लोगों को मैंने कोशिश करी कि मैं उनको रिप्लाई दूँ एंड मैंने दिए, बट हर किसी को रिप्लाई नहीं दे पा रही थी, क्योंकि लिटरली मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं था। रीज़न थे मेरे साथ बहुत सारे। पहला रीज़न तो ये था मेरा कि मेरी लड्डू अब हो गई है बहुत ज़्यादा मस्तीखोर। मैं अगर अपने बिज़ी शेड्यूल से टाइम निकाल कर अगर कुछ करने का ट्राई भी करती हूँ ना, तो वो मुझे मतलब फ्री नहीं छोड़ती है, बिल्कुल भी फ्री नहीं छोड़ती है। इवन सीरियसली बता रही हूँ, आप लोग जो मेरे इंस्टाग्राम के रील्स देखते हो, जो रूम में होते हैं जनरली, वो वीडियोस रात के होते हैं। कभी 12:30, कभी 1, कभी 1:30, इवन 2-2 बजे तक मैं रात में वीडियो शूट करके फिर कि यार नहीं, ऐसे तो अकाउंट माइनस में जा रहा है। और कई लोग हैं जो प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, उनको लगता है कि ये खुशबू दीदी आती हैं और गायब हो जाती हैं। इसलिए फिर मैं थोड़ा इंस्टाग्राम पे तो फिर भी थोड़ा बहुत मेरा चलता रहा, लेकिन यूट्यूब से मैं टोटली गायब हूँ, लड्डू के मुंडन से। मेरे पास भाई दूज का व्लॉग बना हुआ रखा है और उसको मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। मतलब मैं इतनी बिज़ी थी। उसके रीज़न है, एक तो रीज़न है सबसे बड़ा रीज़न, वो है मेरी सासू माँ, मेरी मदर इन लॉ। वो सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि हमारा बेटू हमारे घर का फर्स्ट बच्चा है, मेरी जिठानी का बेटा, हमारा बेटू। वो गया था भैया नानी के घर। वो पिछले 1.5 साल से एक बहुत बड़ी डिसीज़ से गुज़र रहा था, जिससे हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। मैंने ब्लॉग भी बनाया, आप लोगों ने देखे हैं कितना बड़ा ऑपरेशन उसका हुआ है, किस वजह से हुआ है, सब कुछ आप लोगों को पता है। फिर उस इस सब पीरियड में ना उसके नाना नानी भी उसे बहुत मिस कर रहे थे, और मेरी जेठानी ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से वो अपने मायके नहीं गई थी। सारे फेस्टिवल सब कुछ उन्होंने, मतलब उनका पूरा अपने बच्चे में ही था, पूरा समर्पण हम बोल सकते हैं। बिल्कुल भी उनको नहीं जाने को मिला। तो फिर वो इस बार गई थी कि चलो ठीक है, अब थोड़ा सा रुक के आऊँगी। नाना नानी, मौसी, मामा सब उसका वेट करते हैं, वो लोग भी थोड़ा खिला लेंगे, थोड़ा प्यार। फिर एक बार बच्चा बड़ा हो जाता है, स्कूल जाने लगता है, तो वो खुद ही अवॉइड करता है। आजकल की जनरेशन ऐसी है। पहले हम और तुम लोग जो थे वो गर्मी की छुट्टियों का वेट करते थे नानी के घर के लिए, लेकिन आजकल के बच्चे भी बहुत अजीब हो गए हैं। मैं देखती हूँ आसपास कि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है अपनी नानी वानी के घर जाने में। वो अपनी एक्टिविटी में, अपने अदर कोई स्किल में, इन सब चीज़ों में बिज़ी हो जाते हैं। स्कूल से जब भी और पहले जैसी अब छुट्टियाँ भी नहीं मिलती स्कूल से। हम मेरे टाइम पे तो 2.5-3 महीने की छुट्टियाँ पड़ती थी। अभी मुश्किल से बच्चों को 1 महीना, 1.5 महीना इतनी छुट्टियाँ मिलती है गर्मियों की। तो बस यही रीज़न था कि अभी वो स्कूल नहीं जा रहा है, तो अभी वो जा सकता है। तो इस बार दीदी थोड़ा लंबा रुक गई, करीब 1.5 महीना, 1-1.5 महीना उनको हो गया। इस पीरियड में मेरी सासू माँ उसको, बच्चे को याद कर कर के वो इतनी ज़्यादा मतलब परेशान हो गई। कई टाइम तो ऐसा होता था कि वो 2-2 3-3 घंटे रोती थी कंटिन्यू। मुझे बुरा लग रहा है, मैं को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब मैं बोलती थी मम्मी लड्डू को खिला लो यार, ये भी बच्ची है। पर उन एक होता है ना यार कि वो पहला बच्चा, बहुत टाइम बाद छोटा बच्चा घर में आया और उससे लगाव बहुत है उनको, शुरू से रहा है, बहुत ज़्यादा लगाव है। ऐसा नहीं है कि मेरी लड्डू से प्यार नहीं करती, उससे भी करती हैं, पर एक होता है जिन लोगों के घर में जॉइंट फैमिली है, फर्स्ट बेबी, वो लोग समझ सकते हैं बहुत अच्छे से इस बात को। या नहीं भी है तो पहले बच्चे पर कैसा होता है ग्रैंड पेरेंट्स का, वो भी सब समझते ही होंगे। तो उनका भी ऐसा ही है, दिन रात उसकी याद में। मतलब उनको साइकोलॉजी के, मैंने एक प्रीवियस व्लॉग बनाया हुआ है, मैं उनको हॉस्पिटल भी लेकर गई थी। साइकेट्रिस्ट से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, इंदौर के बहुत अच्छे डॉक्टर है, डॉक्टर पवन राठी।
उनके बारे में भी बता देती हूँ। मेरी सासू माँ का ट्रीटमेंट वहीं से चल रहा है। वो गोलियाँ खाती हैं नींद पर, उससे उन्हें नींद बहुत आती है, और फिर अगर वो गोलियाँ बंद कर दो तो फिर वो कांस्टेंट रोती हैं, इतना रोती हैं, और एक ही चीज़ को अगर उन्होंने अपने दिमाग में बिठा लिया है तो बिठा लिया है। तो इस पीरियड में ऐसा हो रहा था कि वो बस एक ही बात कर रही थी कि बेटू को लेकर आओ। और फिर दीदी को कैसे ही बोलते हैं, मतलब मेरे भाई साहब, एक इतने टाइम में, मतलब मेरे जेठ जी, मैं उन्हें भाई साहब बोलती हूँ, इतने टाइम में वो गई हैं, और फिर वहाँ भी उसके नाना नानी है यार। उनके यहाँ भी अभी सिर्फ काजल दीदी जो मेरी जेठानी है, सिर्फ उन्हीं की शादी हुई है। उनकी तीनों बहनें अभी अनमैरिड हैं, भाई अनमैरिड है, कोई बच्चा नहीं है। तो उनको भी वेट रहता है। अगर हाँ सब बहनों की शादी हो गई और आते जाते रहते, जैसा मेरे घर में है, कभी मीशू चली जाती, कभी डिम्पल दीदी, कभी मैं, तो थोड़ा बैलेंस रहता है नाना नानी को कि कोई ना कोई बच्चा मिलता है, और उनके घर में आरू परमानेंट है। अब दीदी के मायके में ऐसा नहीं है, तो वो बेटू का वेट करते हैं बहुत, और वो लोग भी ऐसे सोचते हैं कि आ जाए कुछ दिन रह ले, तो इस वजह से उसको ला भी नहीं पा रहे थे। दीदी यही बोलें कि मैं इतनी जल्दी कैसे आऊँ मम्मी, तुम सोचो थोड़ा, तुम्हारे पास तो हमेशा ही रहता है बच्चा। ऐसे करके जैसे तैसे समय काटा, पर वो समय जो था वो उनके साथ मैं काट रही थी यार। लिटरली यही बात है। पूरा दिन, एक तो हमारे यहाँ मैट बंद करवा दी हम लोगों ने, क्योंकि काम समझ में नहीं आ रहा था। फिर दीदी चले गए, तो फिर सुबह से लेकर रात तक पूरे घर का काम। और मेरा घर, काफ़ी लोगों ने नोटिस किया होगा, काफ़ी अच्छा खासा बड़ा घर है। पूरे घर का झाड़ू पोछा, फिर बर्तन, फिर कपड़े सबके, फिर दोनों टाइम खाना बनाना, साथ में लड्डू को मैनेज करना। और फिर इस सब के बाद एक सबसे बड़ा टास्क है मम्मी को रखना। ये सबसे बड़ा टास्क रहा मेरे लिए पिछले 1.5 महीने, क्योंकि मेरी सासू माँ बहुत परेशान हो गई थी बच्चे की वजह से। उनको खरगोश की, सॉरी, हमारे मेरा जो बेटू है उसका नाम, हम लोग घर में उसको खरगोश बोलते हैं। उसका नाम तो धैर्य है, बहुत अच्छा नाम है, लेकिन धैर्य उसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो बस उसी की रट थी उनको कि मुझे वही चाहिए, उसको बुलवा लो बुलवा लो। अब रह लिया, फिर जैसे तैसे करके जब उनकी हालत जब इतनी ज़्यादा हो गई कि टाइफाइड जैसी सिचुएशन आ गई, बुखार रहने लगा, बुखार रहते 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 टाइफाइड बन गया, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, और इस कंडीशन में आ गई कि बस रोना, और अगर रो नहीं रही हैं तो साइकोलॉजी की गोली चल रही है तो सोना। डाइट बहुत कम हो गई, और दूसरी बात कि वो शुगर पेशेंट हैं। तो इस बीच में तो ऐसा हुआ है कि उनकी जो शुगर पेशेंट जिनके घर में, वो समझते होंगे एज वाले, मतलब वो खड़ी होती हैं और उनकी टॉयलेट निकल जाती है। मेरी सास के साथ ये प्रॉब्लम है। और पुरानी लेडी हैं तो वो डायपर पहनना पसंद नहीं करती हैं, उनको घबराहट होती है डायपर से। तो फिर बस यही दिन में 4 बार उनके कपड़े चेंज करना, हॉल में 4 बार पोछा मारना, लड्डू को देखना। हॉल में पोछा लगाना भी इसलिए ज़रूरी हो जाता है बार बार, क्योंकि बच्ची है छोटी, कुछ नीचे गिर गया उठा के खा लेगी, और फिर मम्मी की टॉयलेट मतलब छूट जाती है। हालांकि मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, उनकी एज है, वो उनका कंट्रोल नहीं है, शुगर पेशेंट है, क्या ही कर सकती हैं। हाँ डायपर पहन सकती हैं, लेकिन उनको घबराहट होती है, वो कंफर्टेबल नहीं है। तो फिर मैं अपने फ़ायदे के लिए, मतलब कि मुझे बार बार पोछा ना लगाना पड़े या मुझे उनके कपड़े ना बदलना पड़े, मैं उन्हें डायपर पहना दूँ, ये भी सही बात नहीं है। तो बस मेरा कुछ ऐसा टाइम जाता था, सुबह में घर का काम किया, फिर दिन में इवन मैं पूरे 1.5 महीना अपने रूम में नहीं आ पा रही थी ऊपर। मतलब कैसे आती थी, नहाने, और अगर लड्डू सो गई है गलती से, तो फिर उसके पास अगर मैं आधा पौन घंटा बैठी हूँ तो मैं उतनी देर ही दिन में अपने रूम में आ पाती थी। मैं अदरवाइज़ मुझे पूरा टाइम नीचे उन्हीं के पास रहना है। टीवी चला दूँगी, लड्डू खेलेगी, उसके बाद भी उनको बेटू की याद आ जाती थी। दिन में 3-4 बार बेटू को वीडियो कॉल, कभी मैं लगा रही हूँ, कभी भाई साहब, कभी पापा के नंबर से, ऐसे चलता रहता था। फिर रोने लगना, और उनका पता ऐसा था कि मुझे उनको वीडियो कॉल पे दिखाने में भी डर लगता था। हम वीडियो कॉल पे दिखाने के बाद उन्हें डबल याद आती थी बच्चे की, बेटू की हमारे। ऐसे सब चल रहा था। फिर दीदी को पता चला, उनको भी बताया कि ऐसी सिचुएशन हो गई है मम्मी की, भाई साहब ने, हमने। फिर उनके पेरेंट्स ने खुद बोल दिया कि नहीं, बहुत ज़्यादा हो रहा है उनके साथ, अब तुम ठीक है, हो गया महीना 1.5 महीना, तुम अब चली जाओ, उनको बच्चे की ज़्यादा ज़रूरत है। फिर मम्मी ज़्यादा बीमार हो गई और दीदी फिर यहाँ आई। तो बस यही कुछ रीज़न थे मेरे। और मुझे ना एक किसी को जवाब देना है। एक कोई लड़की है जो मुझे ये बोली
कि आप हर सबके कमेंट का रिप्लाई करते हो और मेरे कमेंट का कभी नहीं करते हो। शायद मुझसे ये हुआ होगा कि उन्होंने 2-3 बार ट्राई किया हो और मैं रिप्लाई नहीं कर पाई, तो उसने मुझे कहा कि आप में बहुत एटीट्यूड है, आप बहुत घमंडी हो, या फिर आपको मुझसे कुछ प्रॉब्लम है। तो अगर वो मेरे यहाँ पर व्लॉग देखती हैं तो मैं उससे यही बोलना चाहूँगी कि डियर, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम है, ना मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूँ तो मुझे कैसे कोई प्रॉब्लम होगी। तो बस इतना ही है कि मेरा ये व्लॉग आप देखना तो आपको पता चलेगा कि मेरा शेड्यूल कैसा है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर एक को रिप्लाई दूँ और मैं देती हूँ कमेंट। तो जैसे अगर मैंने किसी का देखा है तो मैं ये भी नहीं देखती कि मैंने मतलब किसी ने अभी कमेंट किया और अभी मैं रिप्लाई तुरंत कर देती हूँ। मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं रहता कि मैं कोई इन्फ्लुएंसर हो गई हूँ या फिर मुझे हर एक को रिप्लाई नहीं देना चाहिए। ये चीज़ हर कोई जानता है। मेरे इंस्टाग्राम में हर कोई मुझे कई बार बोलता भी है कि दीदी आप सबके मैसेज का रिप्लाई करते हो। तो हाँ, मैं करती हूँ, जब तक कर पा रही हूँ तब तक मैं करूँगी। अगर मैं मिलियंस में भी पहुँच गई, टच फुट, भगवान गेट टच करती हूँ लकड़ी का, मैं मिलियंस में भी पहुँच गई ना, और अगर उस टाइम पे मैं कर पाई तब भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर एक का रिप्लाई करूँ। हालांकि बहुत हार्ड हो जाता है। मैं अपनी सिस्टर को देखती हूँ, मीशू को 500-500 600 डीएम होते हैं डियर। तो सामने वाला इंसान अपने बिज़ी शेड्यूल से अगर कुछ कर रहा है तो वो आप सोचो वो कैसे, अगर वो 500 मैसेजेस पर डे उसको आ रहे हैं और अगर वो रिप्लाई करने बैठेगी तो उसको 2 से 3 घंटे रिप्लाई करने में जाएंगे सिर्फ। ये आप सोच सकते हैं। लड्डू उठ गई थी मेरी। मैं यहाँ आप लोगों के लिए व्लॉग शूट करने आई, वो सडनली उठ गई तो फिर मैं उसके लिए चली गई थी थोड़ा सा। हाँ, तो कहाँ थी मैं? हाँ, वो लड़की के बारे में बता रही थी मैं। तो बस मेरा उससे उनको यही रिप्लाई है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई घमंड या कोई एटीट्यूड है। घमंड किस बात का ही करूँगी मैं। इंसान है यार, सब कुछ अपने को मतलब अपने आप में कोई कुछ सक्सेस के लिए या कुछ बनने के लिए कुछ करने लगता है, और कोई अगर सपोर्ट कर रहा है तो उसको घमंड या एटीट्यूड दिखाकर सामने वाला इंसान क्या ही कर लेगा। आप लोग तो, आप लोगों की वजह से ही हम लोग जो कर रहे हैं उसमें हम आगे बढ़ पाते हैं। तो आप लोगों को एटीट्यूड या कोई घमंड या कुछ ऐसा दिखा के हमको क्या ही मिलेगा। हम ही डाउन बर्थ होंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यार, अच्छी लैंग्वेज, प्यार और एक रिस्पॉन्स में, इन सब चीज़ों में जो कुछ है वो एटीट्यूड, घमंड या फिर किसी को छोटा समझने में नहीं है। इवन मेरी मम्मी एक चीज़ हमेशा बोलती है, मतलब आपके लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, एक मैं इसी एक जनरल एक थॉट दे रही हूँ जाते जाते आप लोगों को, कि जो रास्ते में कचरा पड़ा हुआ होता है ना, हम कहीं जाते हैं उसका भी टाइम बदल जाता है। वो भी एक बार अगर मतलब उसको उठा लिया है किसी काम के इंसान ने, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पन्नी पड़ी है, कागज़ पड़ा है और सडनली बारिश आ गई, तो आप आपके मोबाइल को कवर करने के लिए उस पन्नी को उठा लोगे, तो फिर आपका मोबाइल कीमती हुआ या फिर वो रोड पे पड़ी हुई पन्नी जिसने आपके 20,000 के, 25,000 के, आईफोन का ज़माना है तो लाखों के फ़ोन को बचा लिया। तो फिर मतलब पन्नी की वैल्यू आप समझ रहे हो कि उस 60,000 के फ़ोन में उतना दम नहीं है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके जितना दम उस रोड पे पड़ी हुई पन्नी में है। तो मैं यही सोच रखती हूँ। तो आप प्लीज़, अगर आपको ऐसा कुछ लगा है कि मैंने रिप्लाई नहीं दिया तो मैं घमंडी हूँ या कुछ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसके लिए भी आपसे माफ़ी चाहूँगी। और भी कुछ 2-3 हेटर्स हैं मेरे जो मुझे कांस्टेंट पिन करते हैं, जिनके लिए मैं पहले भी वीडियोस बना चुकी हूँ कई बार। मैंने एक बार व्लॉग बना के भी डाला था और मुझे इस टाइप के ब्लॉग बनाना पसंद नहीं है, तो मैं नहीं बनाना चाहती हूँ। तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, एक वीडियो बनाया था मैंने कि आप अपना नेगेटिव एरा अपने पास रखें। तो बस, थैंक यू सो मच गाइज़ मुझे सुनने के लिए। एंड अब डेली व्लॉगिंग करूँगी, रोज़ आप लोगों को मेरे व्लॉग्स मिलेंगे। और मैंने एक व्लॉग डाला था आप लोगों की स्टोरी से रिलेटेड, आपको याद होगा कि मैं आपकी स्टोरी दुनिया को बताने वाली हूँ। तो हाँ, मेरे पास ऑलमोस्ट 6 to 8 स्टोरीज़ हैं जो आप लोगों ने मुझसे शेयर की हैं।
उन सभी लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थोड़े से पेशेंस रखिए। अब मैं एक एक स्टोरी उठा के और मैं उस पर ब्लॉग, मतलब आपकी स्टोरी पर ब्लॉग बना के मैं उसे सारी दुनिया को, मेरी छोटी सी जो दुनिया है यूट्यूब की, उस पर दिखाने वाली हूँ एक एक करके। तो वेट कीजिएगा, मैं हर एक की बताऊँगी। और जिसकी भी स्टोरी मैं नहीं पढ़ पाई हूँ, अभी 2-3 हैं जिनको मैं नहीं पढ़ पाई, उन्हें भी पढ़ लेती हूँ। अगर वो अच्छी होंगी तो मैं ज़रूर उन्हें भी बनाऊँगी, सबको बनाऊँगी। तो बस अब कंटिन्यू लगते हैं अपने इस काम पे। अब दीदी आ गई हैं, वो आ गई हैं तो अब मुझे समय मिलेगा थोड़ा, क्योंकि कुछ वो करेंगी कुछ मैं करूँगी तो मिलके जल्दी हो जाएगा। हम लोग बांट लेते हैं बराबर। बताऊँ कैसे? सुबह खाना वो बनाती हैं तो सुबह मैं बर्तन साफ़ कर देती हूँ सारे, और शाम को खाना मैं बनाती हूँ तो शाम को वो बर्तन साफ़ कर देती हैं। नीचे का झाड़ू पोछा मैं कर लेती हूँ, ऊपर का वो कर लेती हैं। कभी मम्मी को दवाई वो दे देती हैं तो कभी मैं दे देती हूँ, कभी पापा दे देते हैं। मोस्टली तो दवाई का काम पापा ही करते हैं, झूठ क्यों बोलना, जो चीज़ नहीं करते हैं वो नहीं बोलेंगे। बहुत कम ही होता है कि मैं और दीदी दें, पापा ही देते हैं। वो दवाई का ध्यान रखते हैं मम्मी का, लेकिन मम्मी की जो दूसरी चीज़ें, जैसे मम्मी की क्लीनिंग, या फिर उन्होंने बाथरूम कर ली तो वो साफ़ करना, या उनके कपड़े चेंज करना, ये सब चीज़ें कभी दीदी तो कभी मैं, ऐसे हम मिलके कर लेते हैं। क्योंकि दोनों के ही बच्चे हैं, उनके पास भी बच्चा है, मेरे पास भी बच्ची है, और काम भी है घर का, तो हम लोग मिल बांट के और अपना मैनेज कर लेते हैं और हम खुश हैं इस चीज़ में। हाँ, अगर घर और यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों में से कुछ चुनना पड़े तो डेफ़िनेटली हमें घर चुनना होता है। हर बहू जानती है इस चीज़ को कि उसकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो वो उसे निभानी होती हैं। तो इसमें मैं इस चीज़ में आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन इसमें आगे बढ़ने के की कीमत मैं अपने परिवार को खोकर नहीं चुका सकती। तो मेरे लिए पहले वो होता है, और वहाँ से समय निकाल कर फिर मेरे लिए, अगर मुझे ये करियर बनाना है यूट्यूब में, तो फिर वो है। और आप लोग तो मेरी प्रायोरिटी हमेशा रहेंगे। अगर मैं इस लाइन में रहती हूँ, आगे तक व्लॉगिंग करती हूँ, आगे बढ़ती हूँ, आप लोगों की वजह से मैं हूँ, तो मैं आप तो मेरे लिए हमेशा प्रायोरिटी है। तो थैंक यू सो मच। एंड अब डेली व्लॉगिंग होगी, सब कुछ होगा, तो अब बने रहिएगा आपके प्यार और सपोर्ट से मेरे साथ, और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़, अभी तक इतने पेशेंस रखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो हमेशा बना के रखना। मैं कोशिश करूँगी कि अब आपको निराश ना करूँ। हाँ, कोई अप्स एंड डाउन आया तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, अदरवाइज़ तो अब मैं डेली व्लॉगिंग करूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, धन्यवाद।